एक सीरियल किलर जब भी कत्ल करता तो लाश की पीठ में एक लाइन लिखता, और वो लाइन पंजाबी में लिखता था, और वो लाइन था धोखेबाज। तो पहले कत्ल करता, फिर पीठ पर उसके कपड़े उतार धोखेबाज लिखता, और उसके बाद दोनों पैर छूता और फिर माफ़ी मांगता और कहता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे मार डाला। ऐसा कौन सा सीरियल किलर हो सकता है जो ऐसी हरकतें करे? सिर्फ इतना ही नहीं, सीरियल किलर दिन में तो पुरुष बनकर रहता और घूमता, लेकिन रात को वो औरत के लिबास में आ जाता, महिला बनकर सड़क पर निकलता और फिर एक एक कर कत्ल करता। इतना ही नहीं, 11 कत्ल की बात उसने पुलिस के सामने कबूल की है, लेकिन साथ ही यह भी कह रहा था कि इनमें से किन किन को कहाँ कहाँ मारा ये मुझे याद नहीं, मैं हमेशा नशे में रहता हूँ, इसलिए मुझे यह पता नहीं कि मैंने कब क्या और किसके साथ क्या क्या किया है। साथ ही उसे याद भी नहीं कि यह गिनती कत्ल की 11 है या उससे भी ज़्यादा, यानी बहुत मुमकिन है कि कत्ल की संख्या और भी हो सकती है। ये कहानी हाल के वक्त में शायद पंजाब के सबसे बड़े सीरियल किलर की है, और पिछले 1 महीने के अंदर मैं बात करूं तो गुजरात में 2 सीरियल किलर पकड़े गए थे। पहला तांत्रिक सीरियल किलर जिसने लगभग 12 लोगों की जानें ली थी, और एक जिसने 5 कत्ल किए थे, और वह सिर्फ भारतीय रेल के रिजर्व बोगी में जो हैंडीकैप्ड होते थे उसका रेप और मर्डर करता था। लेकिन पंजाब की इस नए सीरियल किलर की कहानी और उसके कपड़े उतारे जाने की कहानी दोनों ही बड़ी अजीब है। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। 18 अगस्त 2024 को पंजाब के रोपड़ के कीरतपुर साहिब में एक टोल प्लाजा के बराबर एक चाय पानी की दुकान है, और उसी दुकान के मालिक की लाश उसके ही दुकान के करीब पड़ी मिलती है। सुबह लाश होने की खबर मिलती है, पुलिस मौके पर भी पहुंचती है और छानबीन शुरू करती है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा या बाकी चीज़ें वहां पे नहीं होती है, और साथ ही साथ काफ़ी अंधेरा था। कत्ल की तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश करते करते अचानक पुलिस को पता चलता है कि उस शख्स का मोबाइल गायब है जिसका कत्ल हुआ है। पुलिस उस नंबर को सर्विलांस पर लगाती है, तो पता चलता है कि नंबर एक्टिव है, इस फ़ोन का बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पुलिस सर्विलांस के जरिए जो शख्स इस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था उस तक पहुंचती है, लेकिन जिसके पास यह फ़ोन था, जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो कहता है साहब यह फ़ोन तो मैंने ख़रीदा है, और किसी ने कहा कि यह कहीं पड़ा हुआ था, सस्ता में है तो ले लो, सेकेंड हैंड फ़ोन था मैंने ले लिया, और उसमें अपना सिम डालकर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको बता दें कि यदि सिम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल कोई भी हो और वह एक्टिव है, तो उस मोबाइल के ज़रिए किसी को भी आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। उस शख्स ने बताया कि हमने यह फ़ोन ख़रीदा था किसी से। पुलिस के हाथ खाली यहाँ पर। उन्होंने कहा अच्छा किससे ख़रीदा ये तो बताओ। उसने कहा कि एक शख्स से ख़रीदा था। पुलिस ने कहा वो शख्स कौन था? वो कहता है मुझे पता नहीं। फिर पुलिस कहता है फिर चलो बताओ, हुलिया बताओ कैसा था। वो कहता है कुछ याद नहीं आ रहा है कि कैसा था, लेकिन फिर अचानक उसे याद आता है और कहता है सर एक अजीब सी चीज़ थी उसके अंदर। उसने बोला था तो वो मेल पुरुष, लेकिन उसने अपने आप को जो श्रृंगार किए हुए था जैसे कि वो औरत है। अब पुलिस को अब बड़ी अजीब सी लगी। पुलिस ने उस फ़ोन यूज़र को एक्सपर्ट के पास ले गए और कहा चलो बताओ उसका चेहरा कैसा था, जैसा भी याद है चलो बताओ। अब वो बताना शुरू करता है और वो हुलिया इस तरह से बताता है, उसी के हूबहू पुलिस के एक्सपर्ट ने स्केच तैयार किए। ये जो आप स्केच देख रहे हो ये उसी का स्केच है जो एक्सपर्ट के द्वारा बनाया हुआ है। अब स्केच बनाने के बाद पुलिस ने आसपास के ज़िलों में इस स्केच को तमाम पुलिस स्टेशन में भेज दिया और अलग अलग जगहों पर दीवारों पर चिपकवा दिया। इस शख्स को अगर कोई देखा या देख चुका है तो आप इसकी रिपोर्ट करें। इत्तेफाक से रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में ही एक रोज़ पता चलता है एक मुखबिर के द्वारा इस शक्ल का हूबहू शख्स यहाँ घूम रहा है। तो एक स्केच की मदद से आखिरकार अब वो कातिल पुलिस के गिरफ्त में था। पुलिस उसे लेकर थाने पहुंचती है और अब पंजाब पुलिस अब तक यही लग रहा था कि अब टोल प्लाजा के बाहर जो कत्ल हुआ है अब वह केस सुलझ गया। लेकिन थाने में ले जाकर जब उससे पूछताछ शुरू की जाती है तो धीरे धीरे उसने अपना मुंह खोलना शुरू किया। तो खुद पंजाब पुलिस हैरान थी, क्योंकि जिसे वो कातिल समझ रहे थे उसके मुंह खोलते ही थोड़ी ही देर में एक कातिल नहीं बल्कि पंजाब पुलिस के सामने एक सीरियल किलर खड़ा था। एक ऐसा सीरियल किलर जो पिछले 1.5 साल में 11 कत्ल कर चुका था और कभी पुलिस के रडार में नहीं आया था अभी तक। उसकी कहानी सुनकर हैरान थी, उसके कत्ल करने के तरीके को सुनकर हैरान थी, कत्ल की वजह को सुनकर हैरान थी, और कत्ल करने के बाद जो वो कहता था वो जानने के बाद भी हैरान हो चुकी थी।
जिस सीरियल किलर को पुलिस ने पकड़ा था एक कातिल समझकर, एक मामूली किलर समझकर, उसका नाम रामस्वरूप था। रामस्वरूप, जिसकी उम्र लगभग 33 साल, पंजाब के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला, 10th पास। बचपन में वह बिल्कुल ठीक था, 10वीं तक पढ़ाई भी की थी, एक बार फेल भी हुआ, घर वालों ने उसे पीटा पाटा, फिर एग्ज़ाम दिए और फिर दोबारा पास हो गया, लेकिन एक नॉर्मल लड़का था। इसके बाद थोड़ा वक्त बीतता है। उसने कहा कि पंजाब के बाकी लड़कों की तरह कहीं बाहर जाते हैं और नौकरी करते हैं। उसने पासपोर्ट बनाया और पहुंच गया दुबई। दुबई में जाकर कुछ वक्त तक नौकरी की और यहीं दुबई में ही उसकी ज़िंदगी बदल गई। जब वो दुबई गया तो दुबई में कुछ लोगों के संपर्क में आया जो कि समलैंगिक थे, जो गे थे, और वहाँ पे वो उनके क्लब में शामिल हो गया। अब वापस कुछ वक्त के बाद पंजाब आता है। पंजाब आने के बाद फिर उसका मन नहीं लगता, वो इस बार कतर चला जाता है। कई साल तक कतर में नौकरी करता है और ठीक ठाक था। अब भी कतर में जो पैसे कमाता था वह घर भेजता था। गांव में उसने अपना मकान बनाया था। माँ बाप ने बताया था कि कुछ रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के कर्ज थे, वो सारे चुका चुके थे। उसने फिर कतर में नौकरी करने के बाद वह वापस पंजाब आता है। माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। धीरे धीरे उनके 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। इस वक्त बेटी की उम्र लगभग 12 से 13 साल की थी। आकर छोटे मोटे काम करता है, अब बाहर जाने का सोचता ही नहीं। लेकिन आने के बाद माँ बाप ने नोटिस किया कि उसके अंदर थोड़ा बदलाव है और वह एक समलैंगिक का बिहेव करता है। वो गे वाली चीज़ें करते हैं। वह कहीं ना कहीं झलक रही थी, लेकिन फिर भी वह ठीक ठाक था। नॉर्मल, किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं था, नॉर्मल था, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करता था, तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर अचानक हुआ यूँ कि उसे शराब की लत लग गई। अब वो नशा शराब का ही करता था, दिन भर शराब पीता था। माँ बाप मारते पीटते, लेकिन वह सुधरता ही नहीं था। पत्नी से भी लड़ाई हो गई। फिर इस कदर शराब पीने लगा कि पिता ने एक बार सोचा कि इसको बेदखल कर देते हैं। वह बाकायदा बेदखल करने के लिए जो कानूनी तरीके होते हैं उसको अपनाने की सोचा, लेकिन फिर लगा कि एक ही बेटा है, कल को फिर यह माफ़ी मांगे, लौट आए तो क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा उसको एक और मौका देते हैं सुधरने का। फिर मौका दिया गया, लेकिन वो सुधरा नहीं। अब वो नशे में कई लोगों से लड़ता झगड़ता, बराबर शिकायत आती घर में। माँ बाप, पत्नी, बच्चे थक चुके थे। एक रोज़ उन्होंने कहा कि तुम इस घर को छोड़ दो, और उसे घर से निकाल दिया। यह बात है 2022 की। 2 साल पहले जब घर से निकाला तो अब वह गांव से निकलकर इधर उधर भटक रहा था। कुछ दिन तो उसने ज़िंदगी काट ली। अब उसे लगा कि जिंदा रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है। क्या करे, शराब की उधर लत थी, और यहीं से एक आम इंसान से एक सीरियल किलर बनने की कहानी शुरू हो जाती है। चूँकि दुबई से आया था, वह वहाँ जाकर वह एक गे बन चुका था। यहाँ तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत भटका, हाईवे पर घुमा, ट्रकों में घुमा, तो उसने देखा कि बहुत सारे जो इस तरह के गे हैं या फिर समलैंगिक हैं, जो सड़क के किनारे लंबी दूरी की गाड़ियों में एक सेक्स वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। उसने यही काम करने का फैसला किया। अब यहाँ एक चीज़ उसे काम आई, वो ये कि जब वह छोटा था तो घर में वो अक्सर माँ बाप से छुपकर मेकअप किया करता था। लड़कियों की तरह लड़कियों के कपड़े पहनता था, लड़कियों की शौक थी। 1-2 बार पकड़ा भी गया, पिटाई भी हुई घर में, लेकिन बहुत छोटा था तो कई लोगों ने हंसकर टाल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीज़ें थी, लड़कियों वाली शौक, और फिर शायद वही चीज़ें उसको समलैंगिक बनाने की तरफ भी ले गई थी। तो अचानक जब वो घर से निकला, पैसों की कमी थी, कोई रोज़गार था नहीं, कोई काम करना चाहता भी नहीं था, दिन भर शराब पीता था, नशे में रहता था। तो पैसे कमाने के लिए उसने सिर्फ इसी सेक्स वर्कर का काम करना शुरू कर दिया। अब वह रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के अलावा रूपनगर, फतेहपुर साहब, होशियारपुर, इन जगहों पर घूमता, और फिर रात होती तो यह औरत की वेश में आ जाता, सर पे पल्लू डालता, मेकअप करता महिलाओं की तरह, और उसके बाद निकल पड़ता। कहीं सड़क के किनारे खड़े होकर लिफ्ट मांगता, कोई गाड़ी में अकेला है देखता, लिफ्ट ले लेता, फिर उससे यह बातें करना शुरू करता। उसके बाद पैसों की डील होती, फिर एक तरह से यह जिस्म फरोशी का धंधा करने लगा, और धीरे धीरे यह सिलसिला चलने लगा। बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन इतना मिलता था कि उसकी ज़िंदगी कट जाए। 6 महीने उसने इस काम में लगा दिए। 1.5 साल पहले की बात है, 2023 जून का महीना होता है। पहली बार यह रात थी, घर से निकला भेष बदल कर और इंतज़ार कर रहा था। किसी ने लिफ्ट दी, उसके बाद पैसों की बातचीत हुई, गाड़ी कहीं रुकी साइड में, लेकिन बाद में पैसों को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। जितने पैसे की बात थी उसने कम दिए,
इसे गुस्सा आया। यह अपने हमेशा गले में एक स्कार्फ या मफलर टाइप का कपड़ा रखता था। गुस्से में उसने उसी मफलर से उसे गला घोट दिया और यह उसका पहला कत्ल था। लाश को सड़क किनारे फेंक वहाँ से निकल गया। पुलिस ने लाश देखा। आज तक कातिल का पता नहीं, 1.5 साल हो गए, कुछ पता नहीं। अब इसके बाद यहीं से सिलसिला शुरू हो जाए। अब वो जब भी रात में इधर उधर निकलता, कई बार अगर सामने वाला ग्राहक शराफत से, मतलब जो वादा करता था पैसे देने की, और वो मिल जाता तो ठीक, नहीं तो फिर झगड़ा होता और फिर उसी मफलर से उसका गला घोटकर उसे मार देता और निकल जाता है। इन 1.5 सालों में बहुत सारे ऐसे मामले हुए कि उसका झगड़ा नहीं हुआ और उन लोगों की जान बच गई, लेकिन जिन जिन लोगों से इसका झगड़ा हुआ उनमें से किसी की जान नहीं बची और उन सबको उसी मफलर से मार डाला। इसके बाद अगस्त में वह कीरतपुर साहिब पहुंचता है। रात का वक्त होता है। वहां टोल प्लाजा के करीब एक चाय पानी की दुकान, और उस दुकान का मालिक एक 35 साल का शख्स, यह महिला के रूप में घूंघट डाले, वहां गया। इशारों में बात हुई, फिर पैसों की बात हुई। इसके बाद अचानक बाद में पैसों को लेकर झगड़ा हो गया। उसने मफलर से उसकी गला घोटकर उसकी जान ले ली और वहां से निकल गया। लेकिन बस पहली बार गलती की, उसका मोबाइल अपने साथ ले लिया था। उसे बाद में इसने बेच दिया और उस मोबाइल की वजह से यह पकड़ा गया। जिन जिन के साथ झगड़ा नहीं हुआ उसने इन्हें जाने दिया और जिन जिन के साथ झगड़ा हुआ उन सबको मार दिया। उन सबको मारने के बाद उनके कपड़े उतारता, फिर पलटता और पीठ पर पंजाबी में धोखेबाज लिखता। ये धोखेबाज इसलिए लिखता है क्योंकि अगर पैसे की डील मान लीजिए कि 500 रुपये हुई और कोई 300 रुपये दे रहा है तो उसे लगता है कि धोखा किया इसने। कई बार तो 200 रुपये की डील में 150 रुपये दिए 50 का फ़र्क होता, लेकिन उसे लगा कि ये धोखा हुआ। तो ऐसे तमाम लोग जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ, पैसों के तोल मोल को लेकर पहले कुछ बाद में कुछ, उसने इन सब को मार डाला और हर एक के पीठ पर धोखेबाज लिखा। हर कत्ल के बाद वो धोखेबाज तो लिखता, फिर उसके बाद उसके दोनों पैर को हाथों से पकड़ता और हाथ से पकड़ने के बाद उससे माफ़ी मांगता। लाश से कहता कि मेरा इरादा नहीं था तुम्हें मारने का, चोट पहुंचाने का, लेकिन अनजाने में मुझसे तुम्हारा कत्ल हो गया, तुम्हारी जान ले ली, मुझे माफ़ कर दो। 11 लाशों से उसने माफ़ी मांगी, पीठ पर धोखेबाज लिखा। अब सब कुछ हो गया, लेकिन एक मोबाइल की वजह से वो पकड़ा गया। अब जब पुलिस ने उससे पूरी पूछताछ की तो उसने कहा कि मैं कभी कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन जब भी रात को निकलता तो मैं नशे में होता और नशे में मुझे कुछ एहसास ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं मार रहा हूँ, गला घोट रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। यह भी पता नहीं कि 11 कत्ल में से किसी का उसे नाम भी मालूम, किस किस का उसने कत्ल किया। कुछ के ठिकाने पता थे, उसने पुलिस को बताए तो पुलिस वहाँ तक पहुँची तो पता चला कि हाँ वहाँ लाश मिली थी। 11 कत्ल की बात जो उसे याद थी वह बताई, लेकिन उनमें से अभी तक पुलिस सिर्फ 6 कत्ल का ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकी है। 5 के बारे में अभी पता नहीं, क्योंकि उसकी खुद याददाश्त ऐसी थी नहीं, वह पता नहीं है। पता सही बता रहा था, ठिकाना सही बता रहा था या नहीं, कुछ भी पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। पंजाब पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से उसका कहना है कि वो नशे में होता और नशे में ये सारी चीज़ें, ये सारा कत्ल हुआ, अब पुलिस को एक शक है कि उसकी याददाश्त नहीं है, वो नशे में है। लेकिन हर बार जब उसने कत्ल किया तो फिर 2 चीज़ें उसे कैसे याद रही, एक हर कत्ल के बाद पीठ पर धोखेबाज लिखना और दूसरा कत्ल के बाद लाश के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना। इसी के बाद अब पुलिस को शक है कि शायद अगर याददाश्त की बात करें तो ये गिनती 11 ही नहीं बल्कि इससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 1.5 साल का वाक़या 2 साल पहले उसको घर से निकाला गया था और इन 1.5 सालों में वो भटकता ही रहा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो रूपनगर हो, फतेहपुर साहिब हो या होशियारपुर हो। पुलिस इस तमाम डिस्ट्रिक्ट में आसपास की ऐसी लाशों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है जो कि लावारिस मिली, खास तौर पर जिनकी हत्या गला घोट कर की गई, क्योंकि राम स्वरूप के हिसाब से उसने जितनी बार भी कत्ल किए कभी भी उसने कोई हथियार लेकर नहीं चला और ना ही किसी हथियार से कत्ल किया, क्योंकि उसका काम हथियार का था ही नहीं और उसका असल में हथियार मफलर था या उसके पास जो भी वहाँ पे पड़ा हुआ मिलता था उससे वो मारता था। उसने सर पर भी चोट मारकर उन्हें मारा था, या यूँ तो कहें कि मौके पर जो चीज़ मिलती थी उसी के द्वारा वो मारता था, और या फिर फाइनली उसके पास जो मफलर होता था उसके द्वारा।
कोई वेपन या हथियार लेकर चलता नहीं था कभी भी। तो पुलिस आसपास के तमाम डिस्ट्रिक्ट में उन तमाम लाशों की गिनती खंगाल रही है जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर बरामद हुई थी। लावारिस थी, जिनके बारे में आज तक कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ यह पता करने के लिए राम स्वरूप एक सीरियल किलर है या सिर्फ 11 कत्ल किया है, यह गिनती बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऐसे कई सीरियल किलर हुए जो कि जैसे कि दिल्ली में हुआ, जिसको यह था कि शायद 42 कत्ल किए, उस गिनती को याद नहीं। क्योंकि सीरियल किलर जब भी यह करता है तो उसके लिए यह नॉर्मल हो जाता है, उसकी रूटीन बन जाती है। और ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, तो उन्हें फिर पता नहीं कि यह कुछ अलग कर रहा है, उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो यही चीज़ अब पंजाब पुलिस को थोड़ा चौंका रहा है, यूँ कह लीजिए सता रहा है। मामला सिर्फ 11 का है या आगे उसके भी हैं, बाकी कत्ल की तफ्तीश की जा रही है। पंजाब में दरबारा सिंह के बाद शायद यह दूसरा सीरियल किलर है जो बच्चों का सीरियल किलर था, जिसने इतने कत्ल किए और अभी भी ठीक ठाक से गिनती का पता नहीं चल पाया कि कत्ल कितने हुए थे। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।